आज हम एक बहुत ही अ, जानी पहचानी कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं। एक आलसी लड़की, एक बड़ा सा झूठ और तीन कह सकते हैं अजीब सी दिखने वाली औरतें। ज्यादातर लोग इसे एक चतुर लड़की की कहानी के तौर पर ही जानते हैं, जिसने बड़ी होशियारी से अपनी मेहनत से जान छुड़ा ली। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो ये कहानी मेहनत, सुंदरता और सामाजिक पाखंड के बारे में एक बहुत कड़वा सच बताती है। अच्छा। हाँ, आज हम यही देखेंगे कि कैसे समाज काम के फल तो चाहता है, लेकिन कामगार के हाथ नहीं देखना चाहता। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से। जो बहुत कामचोर थी। हाँ, इतनी कामचोर कि उसकी माँ उसे बिल्कुल तंग आ चुकी थी। और एक दिन तो मतलब माँ का सब्र जवाब दे गया। और उसने गुस्से में उसे पीटना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और लड़की जोर जोर से रोने लगी। और उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि सड़क से गुजर रही रानी के कानों तक पहुंच गईं। अच्छा। हाँ, रानी ने अपना रथ रुकवाया, घर के अंदर गईं और माँ से पूछा, तुम अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों पीट रही हो? इसकी चीखें तो सड़क तक सुनाई दे रही हैं। अभी हम माँ के लिए एक अजीब सी स्थिति बन गई। शर्मिंदगी वाली। हाँ, वो अपनी बेटी की कामचोरी के बारे में बताते हुए मतलब शर्म आ रही थी। हाँ। तो उसने झट से कहानी बना दी। क्या कहा उसने? उसने कहा, रानी साहिबा, मैं क्या करूं, मैं इसे कताई करने से रुक ही नहीं पाती। ये तो बस दिन रात काटना चाहती है। और मैं इतनी गरीब हूं कि इसके लिए सन मतलब फ्लैक्स कहां से खरीदूं। वाह, मतलब ये झूठ इस कहानी का इंजन है ना? बिल्कुल। माँ ने अपनी बेटी के एक अवगुण यानी आलस को एक सद्गुण यानी बहुत ज्यादा मेहनत में बदल दिया। सही बात है। ये उस समय के सामाजिक दबाव को भी दिखाता है। एक महिला का मूल्य उसके घरेलू कौशल से आंका जाता था, खासकर कताई बुनाई से। तो आलसी बेटी होना शर्म की बात थी। हाँ, और हद से ज्यादा मेहनती बेटी होना गर्व की बात, भले ही वो एक झूठ पर आधारित हो। तो मुझे संगीत जैसा लगता है। अच्छा। और फिर बोली, अपनी बेटी मुझे दे दो, मेरे महल में इतना सन है कि वो जितना चाहे काट सकती है। और रानी का इतना खुश होना स्वाभाविक भी था। उस जमाने में कताई सिर्फ एक काम नहीं था, वो एक महिला की पहचान थी, उसकी कीमत, उसके परिवार की आर्थिक स्थिरता का प्रतीक। तो रानी की नजर में ये लड़की एक चलता फिरता खजाना थी। बिल्कुल। बेहतरीन धागा बनाने की क्षमता एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था। तो माँ तो खुशी खुशी मान गई। रानी उस लड़की को लेकर महल पहुंची और वहां उन्होंने उसे 3 बड़े बड़े कमरे दिखाए। जो जमीन से लेकर छत तक बेहतरीन किस्म के सन से भरे हुए थे। सोचिए उस लड़की की क्या हालत हुई होगी। हाँ, 3 कमरे और सन से लबालब भरे हुए। और फिर रानी ने उसके सामने एक शर्त रखी। एक ऐसी शर्त जो किसी सपने जैसी भी थी और डरावनी भी। उन्होंने कहा, ये सारा सन मेरे लिए काट दो। जब तुम ये काम पूरा कर लोगी तो मैं तुम्हारी शादी अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार से करवा दूंगी। और ये भी कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो, तुम्हारी ये जी तोड़ मेहनत ही तुम्हारा दहेज होगी। मेहनत ही दहेज है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? बहुत। लेकिन असल में ये एक एक तरह से असंभव काम था। उस लड़की को भी पता था कि अगर वो 300 साल भी लगातार काटती रहे, तब भी ये काम पूरा नहीं कर सकती। तो जब रानी उसे अकेला छोड़कर गई तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई। वो बेचारी रोने लगी। और 3 दिन तक उसने एक तिनके को भी हाथ नहीं लगाया। बस बैठी रही। और तीसरे दिन जब रानी वापस आई, तो ये देखकर हैरान हुई कि काम तो शुरू ही नहीं हुआ है। लड़की ने तुरंत एक बहाना बना दिया। क्या बहाना? उसने कहा कि वो अपनी माँ से दूर आकर इतनी दुखी है कि उसका काम में मन ही नहीं लग रहा। और रानी ने मान लिया। हाँ, रानी नरम दिल थी। उन्होंने उसकी बात मान ली, लेकिन जाते जाते ये भी कह गईं, ठीक है, पर कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। तो अब लड़की फिर से अकेली थी। हाँ, और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। परेशान होकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी और उसे जो देखा उसने कहानी को मतलब पूरी तरह से बदल दिया। उसे 3 औरतें दिखाई दी, लेकिन वो कोई आम औरतें नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। उनके शरीर पर उनके काम के, कह सकते हैं, अजीब से निशान थे। कैसे निशान? पहली का एक पैर बहुत चौड़ा और चपटा था। दूसरी का निचला होंठ इतना बड़ा और लटका हुआ था कि ठोड़ी को छू रहा था। और तीसरी का अंगूठा अजीब तरह से चौड़ा था। ये कौन लोग हो सकती हैं? ये दिखने में इतनी अजीब क्यों थी? यही तो कहानी का सार है। उनकी ये जो शक्ल सूरत थी, ये कोई श्राप या जन्मजात दोष नहीं था। अच्छा, तो फिर? ये उनके काम का नतीजा है। सालों साल चरखे का पेडल चलाने से
पैर चपटा हो गया। ओह, धागे को बार बार गीला करने के लिए चाटने से होंठ लटक गया और धागा दबाने और घुमाने से अंगूठा चौड़ा हो गया। मतलब उनके शरीर ही उनकी मेहनत की कहानी बता रहे थे। बिल्कुल। तो वो तीनों औरतें खिड़की के पास आकर रुकी और लड़की से उसकी उदासी का कारण पूछा। लड़की ने उन्हें अपनी पूरी मुसीबत सुना दी। ये सुनकर उन तीनों ने मदद की पेशकश की, लेकिन एक शर्त के साथ। और उनकी शर्त बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने कोई पैसा, जमीन या सोना चांदी कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा फिर? उन्होंने कहा, अगर तुम वादा करो कि तुम हमें अपनी शादी में बुलाओगी, हमसे शर्मिंदा नहीं होगी और हमें अपनी मौसी कहकर मेहमानों के सामने अपनी मेज पर बिठाओगी, बिल्कुल, तो हम तुम्हारे लिए ये सारा सन कुछ ही दिनों में काट देंगे। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। वो क्या मांग रही थीं? वो इज्जत मांग रही थीं, सामाजिक स्वीकृति। सही बात है। ये कहानी हमें यहीं पर पहली बार बताती है कि मेहनत करने वालों को समाज कैसे देखता है। उपयोगी, लेकिन शायद देखने में अच्छा नहीं, और इससे अक्सर सामाजिक समारोहों से दूर रखा जाता है। उनकी शर्त सीधे सीधे इसी पाखंड को चुनौती देती है। वो कह रही थी, हमारे काम का फल चाहिए तो हमें भी अपनाना पड़ेगा। और लड़की ने तो फौरन हाँ कर दी। बोली, मैं दिल से वादा करती हूँ, आप अंदर आइए और अभी काम शुरू कर दीजिए। उसने उन तीनों को अंदर बुलाया और वो काम पर लग गई। और उनका काम करने का तरीका भी किसी जादू से कम नहीं था। हाँ, एक धागा खींचती और पहिया घुमाती, दूसरी धागे को गीला करती और तीसरी उसे अपने चौड़े अंगूठे से दबाकर मेज पर पटकती। और जैसी वो पटकती, जमीन पर बेहतरीन कते हुए धागे का ढेर लग जाता। लड़की ने भी बड़ी चालाकी से इन तीनों को रानी से छिपा कर रखा। अच्छा। जब भी रानी आती वो उन्हें कते हुए धागे का ढेर दिखा देती और रानी उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। तो देखते देखते एक एक करके तीनों कमरे खाली हो गए। हाँ, सारा काम खत्म हो गया। काम पूरा होने पर उन तीनों औरतों ने लड़की को उसका वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा, देखो अपना वादा मत भूलना, इसी से तुम्हारी किस्मत संवरेगी। और ये कहकर वो चली गई। जब लड़की ने रानी को खाली कमरे और धागे का विशाल ढेर दिखाया तो रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फौरन शादी की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। बिल्कुल। राजकुमार भी ऐसी मेहनती और हुनरमंद पत्नी पाकर बहुत खुश था। और अब कहानी अपने असली मोड़ पर आती है ना? हाँ, अब आता है असली क्लाइमैक्स। शादी से ठीक पहले लड़की ने राजकुमार और रानी से कहा, मेरी 3 मौसियां हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी शादी में शामिल हों और हमारे साथ शाही मेज पर बैठें। और रानी और राजकुमार ने इजाजत दे दी। हाँ, खुशी खुशी दे दी। उन्हें लगा कि कितनी अच्छी बात है कि लड़की अपने पुराने रिश्तों को नहीं भूली। शादी का दिन आया, दावत शुरू हुई और तभी शानदार कपड़ों में वो तीनों औरतें वहां पहुंची। दुल्हन यानी हमारी कहानी की लड़की भागी भागी गई और उनका स्वागत किया। हाँ, प्यारी मौसियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर चौंक गया। हाँ, और उसका पहला सवाल ही उनकी शक्ल सूरत पर था। उसने दुल्हन से पूछा, तुम्हारी रिश्तेदार इतनी बदसूरत क्यों हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं है? वो मेहमान है और वो भी दुल्हन की मौसियां। बिल्कुल अजीब है, लेकिन यही इस कहानी की सच्चाई है। मतलब? राजकुमार उस उत्पाद यानी कते हुए धागे से प्यार करता है, लेकिन उत्पादकों यानी कताई करने वालों को देखकर घबरा जाता है। अच्छा, तो उनकी शक्लो सूरत मेहनत का वो असली चेहरा है जिसे वो अपनी खूबसूरत दुनिया में नहीं देखना चाहता। बिल्कुल। वो एक एक करके तीनों के पास गया। पहली से, जिसका पैर चपटा था, उसने पूछा, आपका पैर इतना चौड़ा कैसे हो गया? और उसने जवाब दिया, पहिया चलाने से बेटा, पहिया चलाने से। फिर वो दूसरी के पास गया जिसका होंठ लटका हुआ था। उससे पूछा, आपका होंठ ऐसा क्यों है? जवाब मिला, धागा चाटने से बेटा, धागा चाटने से। और आखिर में वो तीसरी के पास गया। हाँ, जिसका अंगूठा चौड़ा था। उससे पूछा, आपका अंगूठा इतना बड़ा क्यों है? और उसने कहा, धागा दबाने से बेटा, धागा दबाने से। ये सुनते ही राजकुमार के तो होश उड़ गए। वो डर गया। हाँ, उसने अपनी खूबसूरत दुल्हन की तरफ देखा और सोचा कि अगर इसने भी कताई जारी रखी तो इसका हाल भी ऐसा ही हो जाएगा। और उसने उसी वक्त सबके सामने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? आज के बाद मेरी सुंदर पत्नी कभी भी चरखे को हाथ नहीं लगाएगी। और बस? बस। इस तरह वो लड़की उस भयानक कताई के काम से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई। लेकिन ये एक अजीब सी जीत है ना? बिल्कुल। उसे इनाम उसकी चालाकी के लिए मिला, मेहनत से बचने के लिए। ये तो कहानी का एक बहुत ही विरोधाभासी अंत लगता है। हाँ, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। ये मेहनत का जश्न नहीं मनाती, बल्कि मेहनत को लेकर समाज के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाती है। दोहरे मापदंड कैसे? देखिए, लड़की को खुशी मेहनत करने से नहीं मिली। सही बात है। उसे खुशी मिली मेहनत के शारीरिक निशानों के डर से,
राजकुमार और समाज दोनों को मेहनत का नतीजा, वो सुंदर धागा तो पसंद है, लेकिन उस मेहनत की प्रक्रिया और उसके शरीर पर पड़ने वाले निशान, चपटे पैर, लटके होंठ, हाँ, उनसे नफरत है। ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या हम आज भी चीजों की प्रशंसा सिर्फ दूर से करते हैं, लेकिन जब उनके असल रूप या नतीजों का सामना होता है तो हम असहज हो जाते हैं? हम परिणाम चाहते हैं, पर प्रक्रिया और उसके प्रभावों को देखना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने फोन की तारीफ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहते कि उसे बनाने वाले मजदूर किन हालातों में काम करते हैं। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर की कताई क्या है, वो कौन से काम हैं जिनके नतीजों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन उनके पीछे की मेहनत और उसके शारीरिक या मानसिक प्रभावों को देखना पसंद नहीं करते हैं। शायद वो आईटी प्रोफेशनल है जो घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर हमारी जिंदगी आसान बनाता है, या वो किसान है जिसकी मेहनत से हमारी थाली में खाना आता है, लेकिन हम उनके संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक आलसी लड़की की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि समाज मेहनत को कैसे देखता है, एक जरूरी चीज के तौर पर जिसे दूर से ही सराहा जाना चाहिए। हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।